हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पहली क्लास में मोल कंसेप्ट के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोग के नियम, इसमें कि हम लोगों ने 3 नियम पढ़ लिए थे। पहला नियम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और थर्ड वाला था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। 3 हम लोग पढ़ लिए थे। अब ये फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं ये कौन सा आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि इसमें देखिए ध्यान से, हम लोग 2 कंपाउंड लेंगे। एक जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेम वैसे ही कार्बन और सल्फर मिलकर बना रहा है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन और सल्फर मिलकर क्या बना रहा है, कार्बन डाइसल्फाइड। तो इन दोनों में ही जो कॉमन एलिमेंट है उसको नहीं बात करना है, बात करना है किसके, जो डिफरेंट एलिमेंट है। इसमें डिफरेंट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, और इसमें डिफरेंट एलिमेंट क्या है, सल्फर। तो अब ऑक्सीजन और सल्फर आपस में कंबाइन होकर के मान लीजिए बना रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, इसमें सेम जैसे हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन किए थे वहां तक तो रहेगा ही, उसके आगे थोड़ा सा एक कंसेप्ट। वहां पर हम लोग क्या देख रहे थे, 2 रिएक्शन थे, दोनों रिएक्शन में जो सेम एलिमेंट था वो अपने मास के एक फिक्स या सिंपल प्रोपोर्शन में था, जो दोनों रिएक्शन में कॉमन था। यहां पर क्या करना है, दोनों ही कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट है, इस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन, और इस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट क्या है, सल्फर। और ऑक्सीजन और सल्फर में क्या बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। तब क्या होगा, ऑक्सीजन के यहां पर मास का रेशियो निकालेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, एक का हो जाएगा 16, 2 का हो जाएगा 32, 32। और यहां पर सल्फर के मास का रेशियो कितना हो जाएगा, एक सल्फर का होता है 32, तो 2 सल्फर का कितना हो जाएगा, 64। और अगर इनका सिंपल रेशियो निकालेंगे, किसका, ऑक्सीजन और सल्फर का अपने अपने कंपाउंड में, इनका सिंपल रेशियो क्या आएगा, 1:2 आएगा। दैट मीन्स 1/2 होगा। और यहां पर अब सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे। यहां सल्फर कितना है, 32, और ऑक्सीजन का कितना है, 32। कितना रेशियो आएगा, 1:1। 1:1 कितना आएगा, 1:1। तो ये वाला जो रेशियो है और ये रेशियो, जो अलग अलग कंपाउंड में जो रेशियो है, जो इनका अलग कंपाउंड बना उसमें रेशियो, दोनों एक दूसरे क्या होंगे, मल्टीपल प्रोपोर्शन होंगे, या इस कहते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होंगे। ये इसका या तो इक्वल होगा या तो इसके मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहां पर 1/2 है, यहां पर क्या है, 1। तो 1/2 के क्या है, मल्टीपल है क्या, 1, और 1 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2, 2 का मल्टीपल 4, ऐसे रहेगा, यानी कि अपने क्या है, सिंपल मल्टीपल। तो अगर हम यहां पर इसका मास W1/W2 लेंगे, यहां पर मास कितना हो जाएगा, मान लीजिए इसका मास है W1, इसका मास है W2, यहां पर इसका हो जाएगा तो W1/W2, W1/W2 इक्वल टू क्या आएगा, इनका रेशियो आएगा। W1/W2 इक्वल टू क्या आएगा, रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस यही है कि इसमें बात करना रहेगा, 2 कंपाउंड रहेंगे, उन दोनों कंपाउंड में जो डिफरेंट एलिमेंट रहेगा, डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइंड होकर के एक थर्ड कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। उस केस में जो पहले उनका रेशियो रहेगा और जो नया कंपाउंड बना है उसमें रेशियो, ये इनके मल्टीपल में होगा। इसमें रहेगा मल्टीपल में, या तो इसके इक्वल होगा या तो इसके मल्टीपल होगा, फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लॉ ऑफ
लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम क्या है, नेक्स्ट है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, अब इसमें क्या कहता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम में लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, इसमें यह कहता है whenever a gas combine, whenever a gas combine, they combine in the fixed या कांस्टेंट वॉल्यूम। जब भी कोई भी गैस है, whenever gas combine, they always react in a simple ratio of their volume। whenever gas combine, they always combine in a fixed ratio of their volume। जब भी कोई भी गैस आपस में कंबाइन होगी तो वे अपने वॉल्यूम के एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, या इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, नोट कर लेना सब लोग। वेनेवर गैस कंबाइन, whenever gas combine, they combine in fixed ratio of their volume। जब भी कोई भी गैस आपस में क्या होगी, कंबाइन करेगी या रिएक्ट करेगी, कोई भी गैस कंबाइन होगी या रिएक्ट होगी तो वे अपने वॉल्यूम के फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये नाइट्रोजन गैस है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया, टू फॉर्म अमोनिया। तो अब देखिए इसमें एक वॉल्यूम, वन वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस, थ्री वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होंगे तो टू वॉल्यूम अमोनिया बनेगा। यानी कि एक वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस कंबाइन विथ थ्री वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म टू वॉल्यूम अमोनिया। यानी कि जब भी गैस, वेनेवर गैस कंबाइन, जब भी कोई भी गैस आप कंबाइन होगी, वेनेवर गैस कंबाइन दे कंबाइन इन द फिक्स रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। वेनेवर गैस कंबाइन दे कंबाइन इन द फिक्स रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। जब भी कोई भी गैस कंबाइन होगी तो वे अपने वॉल्यूम के फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनिया गैस बनाएंगे। इस अमोनिया गैस के फॉर्मेशन में एक वॉल्यूम क्या है, नाइट्रोजन गैस, तीन वॉल्यूम क्या है, हाइड्रोजन गैस, आपस में कंबाइन होते हैं तो दो वॉल्यूम क्या बना रहा है, दो वॉल्यूम आपका अमोनिया गैस बन रहा है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा रहा है उसको हम लोग देखेंगे। देख, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन रहेगा इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन, इन अ रिएक्शन, रिएक्शन क्या है, N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है, 2NH3, क्या बन रहा है, 2NH3। इस केस में इन अ रिएक्शन फॉर रिएक्टिंग 150 ml नाइट्रोजन गैस
फॉर रिएक्टिंग 150 ml नाइट्रोजन गैस, हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस will be required यानी कि सिंपल से इसमें क्वेश्चन है कि कोई रिएक्शन दिया गया है, कौन सा रिएक्शन है, N2 + 3H2 से 2NH3। अब इस रिएक्शन में दिया गया है कि 150 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस, 150 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस से हाइड्रोजन गैस कितना रिएक्ट करेगा और उसके बाद कितना अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। सिंपल सा जो एवरेज नियम होता है, एवरेज रूल होता है, उससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो मिनिमम एवरेज होता है। जैसे देखो हम लोग जो रिएक्शन देखेंगे, ये सॉल्यूशन है आपका 1N2 गैस 3H2 गैस कंबाइन होकर के 2NH3 गैस बना रहा है। 1 वॉल्यूम, 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम। अब ये कह रहा है कि 150 ml नाइट्रोजन गैस है, तो 1 इंटू क्या करोगे 150 ml, 150 ml। हाइड्रोजन गैस कितना होगा, मान लीजिए X होगा, तो 3 इंटू क्या करोगे X। कितना हो जाएगा 3 इंटू X। अब इनका रेशियो क्या 1:3 है, तो आप X की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो, X इक्वल टू 150 अपान कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 50 ml आएगा। कितना आएगा 50 ml। इसका मतलब 150 ml नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करने के लिए 150 ml नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन के कितने ml की आवश्यकता होगी, मात्र 50 ml की आवश्यकता होगी। कितने ml की आवश्यकता होगी, केवल और केवल 50 ml का। रेशियो क्या है 1:3 है। ये कितना ml लिया 150 ml लिया, कितना लिया 150 ml, 150 ml। अगर ये 150 ml लेंगे तो हाइड्रोजन गैस कितना लगेगा 50 ml रहेगा, और नाइट्रोजन गैस कितना बनेगा, तो अब इसमें अब इन दोनों को ऐड कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 200 ml। अब चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, 50 ml ये है, तो ये कितना हो जाएगा, अमोनिया कितना बनेगा, इसमें डिवाइड कर देंगे, इसमें 150 है तो उधर भी जाकर डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका इससे निकल जाएगा। तो ये था आपका पूरा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि कोई भी गैस या कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, एलिमेंट कैसे आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने के उनके कौन कौन से रूल हैं। जैसे पहला रूल क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के होने में मास क्या होगा, मास एकदम कंजर्व रहेगा, फिक्स रहेगा, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। जितना रिएक्टेंट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा था लॉ ऑफ डिफिनिट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें क्या था कि जब भी कोई एलिमेंट कंबाइन हो गए किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन करने के लिए, तो उसमें एलिमेंट अपने मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन हो गए। जैसे हमने बताया था कि वाटर का फॉर्मेशन होगा,
तो वाटर के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा अपने मास के 1:8 रेशियो में, यानी कि 1:8 के अनुपात में ही कंबाइन होंगे। इसमें कंबाइन होंगे 1:8 के अनुपात में, माने कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, व्हेनेवर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स आर ऑलवेज कंबाइन इन द फिक्स रेशियो ऑफ देयर मास, अपने मास के फिक्स रेशियो में कंबाइन होगा। नेक्स्ट था थर्ड में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में इसमें कंपल्सरी है कि इसमें 2 रिएक्शन रहने चाहिए। इसमें बोला जाता है कि व्हेन अ एलिमेंट कंबाइन विथ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, 1 एलिमेंट कंबाइन विथ 2 डिफरेंट एलिमेंट थ्रू 2 डिफरेंट रिएक्शन, इसमें 2 डिफरेंट रिएक्शन रहेंगे थ्रू 2 डिफरेंट रिएक्शन टू फॉर्म 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, 2 अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। उस केस में जो दोनों रिएक्शन में कॉमन एलिमेंट होगा वे अपने मास के एक फिक्स रेशियो में होंगे या एक अपने मास के सिंपल रेशियो में होंगे, यानी कि W1/W2 इक्वल टू रेशियो, इनका मास जो पहले रिएक्शन में है और जो दूसरे रिएक्शन में। फोर्थ था लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में ये रहता था कि कोई भी 2 कंपाउंड मिलकर के किसी तीसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कैसे करते हैं? जो दोनों में डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के एक थर्ड न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो न्यू कंपाउंड बना है उसका जो रेशियो होगा, मास का रेशियो होगा, जो उसके एलिमेंट का रेशियो होगा, वो जो जिनसे वो बना है उनमें एक मल्टीपल रेशियो होगा, एक फिक्स रेशियो होगा या एक सरल रेशियो होगा। जैसे हम लोगों ने बोला था कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में आते हैं और कार्बन और सल्फर मिलकर कार्बन डाइसल्फाइड में आते हैं। अब थर्ड क्या बनेगा? थर्ड बनेगा ऑक्सीजन और सल्फर, और ऑक्सीजन और सल्फर मिलेगा सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, इस सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन का जो रेशियो है और वो जो कार्बन और सल्फर में जो उनका ऑक्सीजन और सल्फर का रेशियो है, वो दोनों क्या होंगे? एक मल्टीपल रेशियो में होंगे या सिंपल रेशियो में। फिफ्थ था आपका लॉ ऑफ फिक्स वॉल्यूम, यानी कि गैसें जब भी कंबाइन होंगे, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। व्हेनेवर गैस कंबाइन, जब भी कोई गैस कंबाइन होती है तो वे अपने वॉल्यूम के फिक्स में रेशियो में कंबाइन होती है। जैसे 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन गैस 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस से कंबाइन होकर के 2 वॉल्यूम अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करता है। यानी कि कोई भी गैस होगी वे अगर कंबाइन होगी तो अपने वॉल्यूम के फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होती है। ठीक है, तो यहां तक था हमारा ये आपका सेकेंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में हम लोग इससे कोई जो न्यूमेरिकल हो गए उस न्यूमेरिकल को करवाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल के बाद फिर अगला कंसंट्रेशन टर्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।